राधे राधे आप सभी को। आज हम लोग हिंदी टू इंग्लिश एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की मीनिंग एंड टाइप्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अकाउंटेंसी जो है 11th की उसकी चैप्टर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, या हम लोग इसको टर्मोलॉजी भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आधारभूत लेखांकन शब्दावली। आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कि एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बताऊंगी। इसके बाद अगले क्लास में मैं आपको और आगे की जानकारी दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एसेट्स क्या होता है ना। एसेट्स तो कहता है संपत्तियों से आशय व्यवसाय के उस आर्थिक स्रोत से है जिस पर व्यवसाय के मालिक या स्वामी का स्वामित्व या अधिकार हो, जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, एवं व्यवसाय का स्वामी अपनी स्वेच्छा से इस तरह की वस्तुओं का लेन देन कर सकता है। कहता है कि एसेट्स रेफर्स टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस दैट आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस owner or proprietor, which can be expressed in monetary terms and can be transferred at the discretion of the business owner। कहता है कि एसेट्स क्या होता है। ये तो आपका एक तरह से समझिए कि किताब की भाषा में हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको इसको बोलचाल की भाषा में समझाऊं कि एसेट्स क्या होता है तो हम लोग समझेंगे। कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस में आपके पास जो भी वस्तुएं हैं, आपके पास भूमि है, भवन है, फर्नीचर है, मशीन है, कैश है, ठीक है, आपके पास बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, तो जो भी ऐसा कोई भी वस्तु जो आपके अधिकार क्षेत्र में हो, ठीक है, उसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। तो कहता है संपत्तियों से आशय व्यवसाय के उस आर्थिक स्रोत से है जो व्यवसाय के मालिक या स्वामी के अधिकार में हो। तो आपके अधिकार में जो जो वस्तुएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? एसेट्स कहलाएगी। जैसे कि अगर आपने कहीं जमीन खरीदा है तो वो क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। अगर आपने कहीं पे फर्नीचर परचेस किया है तो वो क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में हो वो आपकी संपत्ति कहलाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए आपने कहीं पे जमीन खरीदा हुआ है तो ये आपके अधिकार क्षेत्र में, उसके मालिक आप हैं तो वो आपकी संपत्ति हुई। आपने कहीं पे बिल्डिंग परचेस किया हुआ है तो वो आपके अधिकार क्षेत्र में है तो उसके मालिक आप हुए। आपने कहीं फर्नीचर परचेस किया हुआ है तो वो आपके अधिकार क्षेत्र में है तो उसके मालिक आप हुए। आपने कहीं मशीन, आपके बिजनेस में मशीन है तो वो मशीन आपने खरीदा है, आपके पैसे लगे हैं उसमें तो वो आपके अधिकार क्षेत्र में है, आप उसको अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग संपत्ति कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कैश है या आपका पैसा बैंक में है तो ये सब भी क्या कहलाता है? संपत्ति कहलाता है। आई होप कि एसेट्स क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एसेट्स इन्हीं को कहा जाता है। अब देखिए कहता है क्या, टाइप्स ऑफ एसेट्स, यानी कि संपत्ति के प्रकार क्या क्या है। ठीक है, कहता है क्या, टाइप्स ऑफ एसेट्स यानी कि संपत्ति के प्रकार क्या क्या है। तो सबसे पहला जो एसेट्स का टाइप होता है वो है करंट एसेट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में CA कहते हैं। C से करंट और A से एसेट्स होता है। ठीक है, अब कहता है कि चालू संपत्ति क्या है। तो कहता है चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष तक या उससे कम रहता है, उस तरह की संपत्ति को चालू संपत्ति कहा जाता है। कहते हैं करंट एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट्स दैट हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर और लेस, सच एस लेस मतलब लेस देन 1 ईयर। तो कहा जाता है कि सच एसेट्स आर कॉल्ड करंट एसेट्स। कहता है ऐसी संपत्ति जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर से कम होता है, यानी कि ऐसी कोई भी संपत्ति जो 1 साल से कम चलती है तो हम उसे क्या कहते हैं? करंट एसेट्स कहते हैं। अब देखिए करंट एसेट्स में जैसे कि क्या क्या आता है जो 1 साल तक ही चलता है। तो करंट एसेट्स में जो आता है वो होता है क्या? बिल। अगर आपको किसी ने किसी प्रकार का बिल लिख के दिया है और कुछ समय के अंदर आपने क्या किया, उस बिल का पेमेंट कर दिया या उस बिल से आपको पैसा रिसीव हो गया है, तो वो पैसा रिसीव हुआ तो वो BR कहलाता है। तो ये कुछ समय के अंदर ही हो जाता है, साल भर के अंदर ये काम हो जाता है पैसों का लेन देन का। ठीक है, तो ये करंट एसेट्स के अंदर होता है। अगर आपने बैंक में पैसा रखा है तो ये करंट एसेट्स होता है। आपके पास किसी प्रकार का स्टॉक है तो ये करंट एसेट्स होता है। एसेट्स है तो ये भी क्या होता है? करंट एसेट्स होता है, क्योंकि बैंक से पैसे आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं। स्टॉक आपको साल भर में बेचकर ख़त्म करना होता है। कैश इन हैंड, अगर आपके पास हाथ में पैसा है तो वो डेली बेसिस पे खर्च हो रहा है, मतलब डेली बेसिस पर आपके पास आ रहा है, आपके पास से जा रहा है। तो इस तरह की संपत्ति जो 1 साल या जो 1 ईयर या फिर 1 ईयर से कम चले तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? करंट एसेट्स कहते हैं। आई होप कि
एसेट्स का जो पहला टाइप है करंट एसेट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, यानी कि इसका अगला दूसरा टाइप क्या है। देखिए कहता है एसेट्स के अंदर जो पहला टॉपिक है करंट एसेट्स, इसके अभी एक प्रकार है जिसमें कि आता है आपका क्या, तरल संपत्ति, जिसको हम कहते हैं लिक्विड एसेट्स के रूप में हम जानते हैं। यानी कि करंट एसेट्स का एक टाइप और है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट्स कहते हैं। कहते हैं अब लिक्विड एसेट्स क्या होता है, तो कहता है लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। कहता है ऐसा कोई भी संपत्ति जिसको तुरंत से एकदम हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई मशीन है, ठीक है, आपने क्या किया, उस मशीन को लिया और मार्केट में जाके बेच दिया, आपको कैश मिल गया। अब मान लीजिए कि आपके पास कैश है, आप मार्केट गए और मार्केट से आपने क्या किया, मशीन खरीद लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा वस्तु जिसको कन्वर्ट मतलब तुरंत कन्वर्ट किया जा सके, हम लोग उसको क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट्स कहते हैं। तुरंत जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके और कैश से उसको तुरंत से क्या किया जा सके, किसी ठोस वस्तु में कन्वर्ट किया जा सके, तो हम लोग उसको कहते हैं क्या, लिक्विड एसेट्स कहते हैं। अब देखते हैं कि लिक्विड एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो लिक्विड एसेट्स में आता है बीआर। अगर आप बिल लेकर जाएंगे तो आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। अगर आप बैंक जाएंगे तो आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। अगर आप किसी प्रकार का स्टॉक बेचेंगे तो भी आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। अगर आपके पास कैश है तो कैश से आप कोई और वस्तु खरीद सकते हैं, मतलब कि जिसको तुरंत से चेंज किया जा सके, है ना, जिसको तुरंत कन्वर्ट किया जा सके, या तो ठोस वस्तु में या तो फिर लिक्विड में। ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्या, लिक्विड एसेट्स। आई होप कि लिक्विड एसेट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए कहता है कि एसेट्स जो है उसका दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है आपका नॉन करंट एसेट, जिसको हम कहते हैं गैर चालू संपत्ति, या इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं स्थायी संपत्ति या फिर फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये ना नॉन करंट एसेट्स जो होता है करंट एसेट्स के जस्ट अपोजिट होता है। करंट एसेट्स क्या होता है, जो एक साल या एक साल से कम चलता है, लेकिन वहीं पे अगर हम नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो ये एक साल से अधिक चलता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वर्ष से अधिक अर्थात सालों साल तक चलता हो एवं व्यवसाय के संचालन में सहायक होता है, तो इन्हें स्थायी संपत्ति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कहता है ऐसा एसेट्स जो एक साल से अधिक चलता है, यानी कि सालों साल तक चलता है, लॉन्ग टर्म चलता है, लंबे समय तक चलता है, तो इस तरह के एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, या फिर इसको फिक्स एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्थायी संपत्ति, तो इसको स्थायी संपत्ति के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी कि करंट एसेट्स मतलब क्या, जो एक साल तक चले। नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो एक साल से अधिक चले। आई होप कि क्लियर होगा। अब देखते हैं हम लोग इसके कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, अब कहता है क्या कि एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स भी कह सकते। सबसे पहला चीज है कि जमीन या फिर जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लैंड। ठीक है, अगर आपने कहीं पे लैंड खरीदा है तो वो एक साल तक नहीं चलेगा, वो सालों साल चलता है आपका, इसलिए ये फिक्स एसेट्स होगा। बिल्डिंग जो है ये भी फिक्स एसेट्स होगा। फर्नीचर जो है ये भी सालों साल चलती थी, ये भी फिक्स एसेट्स होगा। मशीन सालों साल चलती है, ये भी फिक्स एसेट्स होगा। आपने किसी प्रकार का व्हीकल परचेस किया तो ये भी सालों साल चलती है, तो ये भी फिक्स एसेट्स होगा। अब कहता है गुडविल। गुडविल क्या होता है, आपका एक अच्छा ब्रांड, आपका ब्रांड का नेम अच्छा है, लोग आपके ब्रांड को पसंद कर रहे हैं बाजार में, आपका मार्केट में नाम बहुत अच्छा है, जैसे कि टाटा हो गया, बाटा हो गया, रिलायंस हो गया, उसकी तरह अगर उनका क्या मार्केट में गुडविल बहुत अच्छा बना हुआ था, इसको भी एक एसेट्स के रूप में काउंट किया गया, तो उसको कहते हैं गुडविल। अगर आपका बाजार में अच्छा पोजीशन है तो वो आपके लिए गुडविल कहलाता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये भी एक तरह का एसेट्स है। तो ये तुरंत ऐसे नहीं कि खत्म हो जाती है, अगर आपका एक बार बाजार में नाम बन गया है तो वो सालों साल चलेगा, तो इसको भी एसेट्स के अंदर काउंट किया जाता है, और इसको भी हम लोग करंट एसेट्स के अंदर मानते हैं, सॉरी नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स मानते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आपका जो नॉन करंट एसेट्स है उसके भी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, जिसमें से कि पहला टाइप आता है आपका ए नंबर, टेंजिबल एसेट, जिसको हम लोग कहते हैं मूर्त संपत्ति, जो मूर्ति के रूप में हमारे पास मौजूद हो, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं, इसका भौतिक अस्तित्व होता है। इस तरह के एसेट्स को हम क्या कहते हैं, करंट टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं टेंजिबल एसेट्स, इसका मतलब होता है
कि कोई भी ऐसा एसेट जिसको टच किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको कहते हैं टेंजिबल एसेट्स, यानी कि मूर्त संपत्ति। जिस प्रकार से मूर्ति हमारे समक्ष कैसे प्रकट रहती है, हमेशा हम मूर्ति को देख सकते हैं, है ना, उसी प्रकार ये उस तरह के एसेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, हम उसको कहते हैं क्या, टेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले कहता है बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग को हम देख सकते हैं? बिल्कुल, इसी सॉरी लैंड है, तो कहता है क्या लैंड को हम देख सकते हैं? लैंड को बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्डिंग को देख सकते हैं, फर्नीचर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकते हैं, मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकते हैं, व्हीकल को भेज सकते हैं, किसी प्रकार के इक्विपमेंट है आपके बिजनेस में तो उसको भेज सकते हैं। तो इस तरह के एसेट्स को कहते हैं क्या, टेंजिबल एसेट, जिनको देखा, छुआ, महसूस किया जा, जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जा सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्या, टेंजिबल एसेट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़मीन है, लैंड है, लैंड को तो हम बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसको कैसे भेजा जा सकता है? तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा नहीं जाता है। ज़मीन में क्या होता है ना, ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होता है, ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी प्रकार का ज़मीन है, ठीक है, तो उसके मालिक आप हुए, लेकिन आप चाह रहे हैं आप कि हम इसको बेच दें, इसको ट्रांसफ़र कर दें किसी और को, तो आप क्या करेंगे, जो पेपर आज आपके अधिकार क्षेत्र में है वो पेपर क्या करेंगे, आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे देंगे। तो ज़मीन में क्या होता है, ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि आप ज़मीन या बिल्डिंग जो है उसको उठा के कहीं लेकर नहीं जा सकते। इसका ट्रांसफ़र क्या होता है, इसका ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या दिया है, ये टेंजिबल एसेट्स है, तो अगला टॉपिक होगा आपका क्या, इनटेंजिबल एसेट्स। देखिए अब कहता है क्या है कि इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, तो इनटेंजिबल एसेट्स ऐसा एसेट्स है जिसको, ये जस्ट टेंजिबल एसेट्स के अपोजिट होती है। जैसे टेंजिबल एसेट्स में क्या होता है ना कि आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको देखिए क्या लिखा, कैन नॉट सीन और टच्ड, इसको ये इस तरह का एसेट्स होता है जिसको आप ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, बट कैन ओनली बी परसीव्ड इन ही, इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, आप इसको छू नहीं सकते, ये केवल फील कर सकते हैं आप इसको। तो इस तरह का कौन सा एसेट्स होता है जिसको एसेट्स भी माना जा रहा है, जिससे हमें पैसे की प्राप्ति भी हो रही है, लेकिन उसको ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम छू सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एसेट्स को क्या कहते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ, ना तो छुआ जा सकता है, ना तो देखा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, एवं इनका भौतिक अस्तित्व यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस भी जो है वो नहीं होता है। तो ये किस तरह का ऐसा एसेट्स, कौन सा एसेट्स होता है, तो आइए जानते हैं। इसमें आता है आपका गुडविल, इसमें आता है आपका क्या, गुडविल। सबसे पहला क्या आता है, गुडविल, दूसरा आता है पेटेंट, तीसरा आता है ट्रेडमार्क और चौथा क्या आता है, कॉपीराइट। देखिए तो कहता है कि सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गुडविल जो है इसको भी एक एसेट्स के रूप में जाए, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या चीज़ें, जब मैं इसको पढ़ाऊँगी तो आपको मैं डेप्थ में बताऊँगी। फिलहाल जान लीजिए कि गुडविल क्या होता है। तो गुडविल क्या होता है कि आपका मार्केट में एक अच्छा नाम गुडविल कहलाता है, गुडविल कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे कि लोग आपको पहचान रहे हैं, एक बार में आपका नाम सुन के आपकी वस्तु को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। जैसे कि अगर अभी मैं टाटा का नाम लूँ तो टाटा सबसे फेमस कंपनी है, ट्रस्टेबल है, तो लोगों का ट्रस्ट ही टाटा के लिए क्या है, गुडविल है। ठीक है, तो इसको भी एक रूप में संपत्ति माना गया, क्योंकि अगर आपका गुडविल अच्छा है तो आपके मार्केट में अर्निंग अच्छी होगी, तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, एसेट्स में काउंट किया गया। अब कहता है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा वस्तु जिसके ऊपर केवल आपका ही अधिकार हो। ठीक है, उसको कहते हैं क्या, पेटेंट। कोई भी वस्तु जिसके ऊपर केवल आपका अधिकार हो उसको क्या कहते हैं, पेटेंट। तो इसको भी एक तरह का एसेट्स माना गया है। अब कहता है क्या, ट्रेडमार्क। अब मान लीजिए कि जैसे ये जो यहाँ पे ट्रेडमार्क लगा हुआ है, ये टाटा का ट्रेडमार्क है। ठीक है, अब ये ट्रेडमार्क का यूज़ ना केवल टाटा ही कर सकती, कोई दूसरी कंपनी इसका यूज़ नहीं कर सकती। इसी तरह रिलायंस, जियो, आप बाटा का देख सकते हैं, बिरला का देख सकते हैं, सबका कंपनी का ना एक अलग अलग लोगो है। ठीक है, तो वही चीज़ कहा जाता है कि ये जो है ये ट्रेडमार्क है, इसका भी अधिकार सबको नहीं होता है। ठीक है, इसका भी अधिकार क्या होता है, सभी को नहीं होता है। ये जिसने बनवाया है, जिसने इसको रजिस्टर करवाया, ये उसी को मिल सकता है। तो ये भी एक तरह से क्या होता है, एसेट्स के रूप में इसको भी माना गया है, क्योंकि ट्रेडमार्क जो है इससे भी लोग आपको क्या करते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कहता है कॉपीराइट।
कॉपीराइट ना कुछ खास खास चीज़ों पर लगती है, सभी चीज़ों पे कॉपीराइट नहीं लगा, सभी तरह की वस्तुओं पे कॉपीराइट नहीं लगाया जाता है। कहीं पर पेटेंट लगता है, कहीं पे कॉपीराइट लगता है। कॉपीराइट जैसे म्यूजिक्स वगैरह पे लगता है, वीडियोस वगैरह पे लगता है, और भी तरह की चीज़ें होती है जिस पे कॉपीराइट लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह की संपत्ति मानी जाती है। कॉपीराइट तब लगता है जब कोई चीज़ किसी खास व्यक्ति की हो और आपने उनको कॉपी कर लिया हो, या उसके थ्रू आप पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ लग जाता है, कॉपीराइट लग जाता है। तो ये कॉपीराइट जिस कंपनी का है उस कंपनी को फिर मिलता है। ठीक है, आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सेब बेच रहा था और सरकार ने कह दिया कि वही व्यक्ति सेब बेच सकता है, लेकिन आपने क्या किया, आप भी उसी नाम से क्या किया, सेब बेचना शुरू कर दिए। तो आप जितना पैसा कमाएंगे उसका हिस्सा जो है कुछ कहाँ चला जाएगा, उस कंपनी के पास चला जाएगा जिसके पास उसका कॉपीराइट्स है। ठीक है, तो जब मैं आपको कॉपीराइट्स पढ़ाऊंगी तो इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगी। फिलहाल इतना जानिए कि कॉपीराइट का मतलब होता है कि किसी खास चीज़ों के ऊपर इसको लगाया जाता है। ठीक है, अगर आप उसको कॉपी कर रहे हैं और उसके थ्रू आप पैसा कमा रहे हैं तो आपको उसका कॉपीराइट उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, ये आपका एक तरह का हो गया, ये एसेट्स माना जाता है इसको भी। अब देखते हैं हम लोग अगला क्या कहता है। देखिए 3 नंबर, ये आपको सभी जगहों में, ये जो आपका 3 नंबर वाला टॉपिक है ये आपको सारे बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आप जान लीजिए कि वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है। ठीक है, अब कहता है वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, कहता है वेस्टिंग एसेट्स एक ऐसा एसेट्स है जिसको आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ये उतना ज़्यादा क्या होंगी, खत्म होती चली जाएंगी, और ये कई 100 सालों पर क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। और क्षयशील संपत्ति जो होती है, वेस्टिंग एसेट जो होती है, ये एक ऐसी एसेट्स है जो जमीन के नीचे से या फिर प्रकृति से हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। तो जो हमें जमीन के नीचे से प्रकृति से प्राप्त हो रही है या हम जिसका खनन करके निकाल रहे हैं, माइनिंग के थ्रू जो गुड्स हमको प्राप्त हो रहा है उसको कहते हैं क्षयशील संपत्ति। क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसको यूज़ करते जाते हैं वो उतना ज़्यादा क्या होता है, खत्म होता चला जाता है। जैसे देखिए कोयला, जैसे मैं धनबाद में रहती हूँ तो धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि धनबाद में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, कोयले की माइनिंग होती है। मतलब हम लोग कोयला को खनन करके निकालते हैं, और यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं वो मैक्सिमम लोग कोयले की वजह से ही यहाँ पर क्या है, बसे हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, खनिज, लोहा, तांबा, यूरेनियम, ये सब क्या है, ये बहुत सारी जगहों पे नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में यूज़ किया जाता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये सब जो है कई 100 सालों पर बनता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कई 100 सालों में इसका उत्पादन ये बनता है, जमीन के नीचे बनता है, हम लोग इसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोयला हो गया तो ये कई 100 साल जमीन के नीचे बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होंगे जो दबे रह गए, जिसकी वजह से कोयला का उत्पादन हो गया। तो हम लोग आज खनन करके जमीन के नीचे से कोयला निकालते हैं। फिर पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, फिर आपका खनिज हो गया, लोहा, तांबा, यूरेनियम, ये सब क्या क्षयशील संपत्ति कहलाती है। क्यों कहलाती है क्षयशील संपत्ति, इसलिए कहलाती है क्योंकि अगर आज धनबाद में कोयला बहुत ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा हम कोयला निकालते जाएंगे तो वहाँ पे कोयला थोड़ी बनते जाएगा। वो आम या लीची का पेड़ तो नहीं है कि हमने आम तोड़ा वहाँ पे फिर से आम उग जाएगा। तो इसलिए इसको क्षयशील संपत्ति कहते हैं, यानी कि क्षय का मतलब होता है खत्म होते चले जाना। हम कोयला निकालते जा रहे हैं, धनबाद का ऐसा एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है, वो एरियाज क्या हो रहे हैं, नीचे से खोखले होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ से हम वस्तु की प्राप्ति कर रहे हैं और वो वस्तु जो है खत्म होती चली जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्षयशील संपत्ति, यानी कि वेस्टिंग एसेट्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। आई होप कि आपको क्षयशील संपत्ति क्या होता है क्लियर होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे। अब कहता है एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। ऐसे तो मैंने आपको बता दिया लेकिन फिर भी बता देती हूँ। देखिए ये धनबाद का कोल माइंस है। ठीक है, यहाँ पे कोयला वगैरह इस तरह से निकलता है और जिस जगह से कोयला निकलते जा रहा है कोयला जो है वो खत्म होते चला जा रहा है। उसी तरह आपका पेट्रोलियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सब क्या हम लोग ज़मीन के नीचे से खनन करके निकाल रहे हैं, ये हमको प्रकृति दे रही है। अब हम इसका जितना ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं उतना ज़्यादा ये क्या हो रहा है, खत्म होते चला जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल ना जो सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे कि पेट्रोल ही है। ठीक है, मैं पेट्रोल का आपको एग्जांपल देती हूँ। आज हम लोग गाड़ियों में पेट्रोल की जगह पे गैस का यूज़ कर रहे हैं और सरकार भी हमें कह रही है कि हमें अब गैस के ऊपर क्या शिफ्ट होना चाहिए। क्यों शिफ्ट होना चाहिए हमें गैस के ऊपर, क्योंकि धीरे धीरे पेट्रोल जो है एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, है ना। और इंडिया में तो पेट्रोल आता भी नहीं है, हम लोग इंडिया से बाहर से पेट्रोल मंगवाते हैं। तो जैसे अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो हम तो पेट्रोल पर आश्रित हैं, तो फिर से वापस से क्या होगा, हम साइकिल पर आ जाएंगे।
तो इस साइकिल पर नहीं आए, इससे बचने के लिए सरकार ने क्या किया, गैस बना दिया कि भैया आप जो है आप गैस से गाड़ी चलाइए, पेट्रोल को आप क्या कीजिए, अब आप छोड़ दीजिए, या आप बैटरी पे गाड़ी चलाइए, आप चार्ज कीजिए अपनी गाड़ी को और गाड़ी को चलाइए। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो रही है, ये सब खत्म होती जा रही है। एक टाइम आएगा जब धनबाद से कोयला खत्म हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब धरती से लोहा खत्म हो जाएगा, कॉपर खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, अल्टरनेटिव्स उपाय लगा दिए हैं पहले से ही कि आप अगर ये चीज़ें खत्म हो जाती है तो आप कुछ और यूज़ कर सकती हैं। दैट्स वाई कि इनको वेस्टिंग एसेट्स कहा जाता है कि आज हम यूज़ करें लेकिन आने वाले दिन में क्या होगा, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आई होप कि वेस्टिंग एसेट्स आपको क्लियर होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए एसेट्स का मीनिंग और टाइप्स जितना भी था मैंने आपको बता दिया है। आप क्या करेंगे, कॉपी में इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू जितना भी बनेगा आपका इसी के बेसिस पे बनेगा। अब देखिए कहता है अगला क्वेश्चन क्या, कि लायबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब समझिए कि लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। अच्छा यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। कर्ज मतलब क्या हुआ कि ऐसा पैसा जो आपको किसी दूसरे व्यक्ति को चुकाना हो या देना हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या, लायबिलिटी, दायित्व। ठीक है, आपने मान लीजिए किसी से कर्ज लिया, अब आपको वो पैसा उसको चुकाना है, तो आपके सर पे क्या हुआ, एक बोझ बढ़ गया, एक लायबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो इसी को कहते हैं क्या, लायबिलिटी। ऐसा पैसा जो किसी अन्य व्यक्ति को चुकाना हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, लायबिलिटी। अब देखिए जैसे इसमें मीनिंग क्या लिखा है, कहता है एनी अमाउंट ऑफ मनी, funds or assets that are owed to another person or organization and need to be paid or settled are referred to as liability। कहता है ऐसा कोई भी धन, पैसा या संपत्ति जो किसी दूसरे संस्था या व्यक्ति को देना या चुकाना हो, हम उसे क्या कहते हैं, दायित्व कहते हैं। जो पैसा, सिंपल सा बात समझिए, उतना लंबा चौड़ा हमको नहीं जाना, हम सिंपल सा चीज़ जानते हैं कि जो भी पैसा हमको किसी दूसरे व्यक्ति को चुकाना है या देना है, हम उसको कहते हैं क्या, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है, तो कहता है लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, एसेट्स में माइनस कर दीजिए कैपिटल। ठीक है, तो जो भी बचेगा आपके पास वो क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी पैसा जो किसी दूसरे व्यक्ति को हमको देना या चुकाना है। ठीक है, आई होप कि लायबिलिटी क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि देखिए लायबिलिटीज़ के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। क्या क्या है एग्जांपल, तो कहता है सबसे पहला क्या, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो आपसे पैसा लेगा। ठीक है, तो उसको हिंदी में लेनदार भी कहते हैं। तो ये हो गया क्या, क्रेडिटर। एक क्या आ गया, बिल्स पेबल। आपको किसी ने बिल दिया है और उस बिल के थ्रू अब आपको क्या करना है, पैसों को चुकाना है। उस बिल में जितना पैसा लिखा हुआ है आपको किसी अन्य व्यक्ति को चुकाना है, तो वो बिल्स पेबल हुआ। ठीक है, बीपी कहते हैं उसको हम लोग शॉर्ट में। फिर टैक्स पेबल, आप टैक्स भर रहे हैं तो ये भी आपके लिए एक तरह का लायबिलिटी है। आप लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कर, लंबे समय के लिए आपको कहीं पे पैसा, मान लीजिए आपने एफडी करवाई है। ठीक है, तो सबसे पहले वो एफडी एसेट्स बाद में बनता है, पहले वो आपके सर पे एक लायबिलिटी होता है कि आपको 5 साल तक, 5 ईयर्स के लिए उसमें पैसा क्या करना है, जमा करना है। ठीक है, आपको 5 ईयर्स के लिए क्या करना है, उसमें पैसा जमा करना है। तो आपके सर पे एक टेंशन बना हो रखी है, हमको पैसा जमा करना है, पैसा चुकाना है, पैसा चुकाना है ना। तो इसलिए कहा जाता है क्या, कि पहले वो लायबिलिटी होता है और जैसे ही आपका वो पैसा चुकाने का ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, वो किस रूप में आ जाता है, वो एसेट्स के रूप में फिर कन्वर्ट हो जाता है। अब अगला कहता है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपके बैंक में पैसे नहीं हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि बैंक को कह रहे हैं कि भैया मेरे बदले आप क्या कीजिए, पैसा पेमेंट कर दीजिए, अब बदले में जो भी टैक्स लगेगा हम क्या करेंगे, चुकाएंगे। तो बैंक आपके बदले क्या करता है, पैसा चुका देता है। तो आप क्या, बैंक आपको फ्री में पैसे थोड़ी दे रही है, बैंक बाद में फिर वो पैसे आपसे क्या करेगी, वसूल करेगी। तो इसी को कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी आपके पास फिलहाल पैसा नहीं था, आपको पैसा चुकाना था, बैंक ने आपके बदले पैसा क्या किया, पेमेंट कर दिया। अब आपसे बैंक क्या करेगी, कुछ दिनों के बाद वो पैसा क्या करेगी, मांगेगी। तो आपको बैंक को पैसा चुकाना है, आपके सर पे क्या हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। तो इसको, ये एक तरह का कर्ज हुआ, तो इसको कहते हैं क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। आई होप कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर होगा। अगला कहता है क्या, लोन। अगर आपने किसी प्रकार का लोन लिया है तो हम लोग लोन की भी भरपाई करते हैं, है ना। तो लोन को भी भरपाई करना है, पैसा चुकाना पड़ता है बैंक को या जिस व्यक्ति से हमने लोन लिया है उसको। तो ये क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। आई होप कि आपको ये लायबिलिटी क्लियर होगा कि लायबिलिटी क्या, सिंपल सा बात जानेंगे, ऐसा पैसा जो हमको किसी को चुकाना है या देना है, हम उसको क्या कहते हैं, दायित्व कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ऐसा पैसा जो किसी को देना या चुकाना है। अब हम लोग आगे समझते हैं अगला,
कि देखिए अगला कहता है क्या, दायित्व का वर्गीकरण या प्रकार, यानी कि क्लासिफिकेशन आर टाइप्स क्लासिफिकेशन एंड, अच्छा यहाँ पे एंड होना चाहिए था, आर हो गया है गलती से, ये गलत है, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, कहता है दायित्व का वर्गीकरण एवं प्रकार क्या क्या। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, तो नॉन करंट, और या फिर इसको हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं, या फिक्स लाइबिलिटी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो कहता है ऐसा पैसा, कहता है हम ऐसा पैसा जो आपको किसी व्यक्ति को चुकाना या देना है, ठीक है, तो वो तो लाइबिलिटी कहलाती है। लेकिन ऐसा पैसा जो आपको कब तक भुगतान करना हो, तो यहाँ पे ड्यूरेशन देखा जाता है। तो कहता है अस्थाई दायित्व से अभिप्राय ऐसे दायित्वों से है जो एक लंबी अवधि, यानी कि 1 वर्ष के बाद भी भुगतान करते रहना है हमको। यानी कि अगर आप सालों साल तक, कई साल से किसी को पैसे का क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स कहलाएगा, लाइबिलिटीज कहलाएगी। कैसे, मान लीजिए आपने एक कार परचेज किया है, ठीक है, आपने वो कार EMI पे लिया है, आपको उस कार की EMI जो है वो 10 ईयर्स तक भरनी है। तो वो 10 ईयर्स तक जो भरना है, तो ये तो 1 साल से ज़्यादा हुआ, तो हम इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। जो पैसा हमको 1 साल से अधिक तक चुकाते रहना है, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। अब कहता है लॉन्ग टर्म एसेट्स में क्या क्या आता है, देखते हैं हम लोग, है ना। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में आता है आपका क्या, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लंबे समय तक आपको किसी चीज़ में पैसा जमा करना है, आपने लंबे समय के लिए लोन लिया है, डिवेंचर है, तो इस सब का पैसा क्या है, आप लंबे समय तक भरते रहेंगे, है ना, सालों साल तक, 5 साल 6 साल 10 साल तक भी भर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाएगा, या फिर इसको हम लोग फिक्स लाइबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अगला कहता है, जस्ट उसके अपोजिट है चालू या अल्पकालिक दायित्व, यानी कि करंट या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ये क्या होता है, ऐसा पैसा होता है जो आपको 1 साल के अंदर अंदर 1 वर्ष से कम में भुगतान इसका कर देना है। जो पैसा मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 8 महीना 7 महीना के अंदर आपको भुगतान कर देना है, ऐसे भुगतान को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है। करंट लाइबिलिटी में आता है आपका क्या, क्रेडिटर। मान लीजिए ना कि आपका एक दुकान है, ठीक है, आप उस दुकान में दुकानदार है, कोई व्यक्ति बोला कि भैया आज ना आप हमको क्या कीजिए, पैसा उधार थी, सामान कुछ उधार दे दीजिए, हम आपको चुका देंगे। उस व्यक्ति ने आपसे 500 रुपये का सामान लिया और 10 दिन का टाइम मांगा, 10 दिन के बाद क्या हुआ, वो आके आपको पैसा दे गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, क्योंकि ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना दिन के अंदर आपको पैसा चुका दिया, ठीक है। फिर होता है क्या, बिल्स पेबल। BP का भी वही हाल होता है कि आपने किसी को बिल दिया है लिख के, उस व्यक्ति को बिल मिला, उसने फिर क्या किया, आपको तुरंत बिल का पैसा चुका दिया, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हुआ। फिर आपके पास टैक्स लगाया गया, आपने टैक्स का पैसा तुरंत चुका दिया, 2-4 महीने के, इस टैक्स जो होता है ये कुछ महीने के अंदर ही आपको चुकाना होता है, ठीक है। इसके अलावा सैलरी और रेंट जो होता है ये भी करंट लाइबिलिटी होता है, क्योंकि ये हर महीने क्या होता है, आपको चुकाना होता है या किसी को देना होता है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट का भी सेम हाल है, उसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन भी इसके अंदर आता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगला क्या कहता है। चलिए देखिए, आपका जो ये है, ये जो चैप्टर में एसेट्स और लाइबिलिटी का जो डेफिनेशन था वो यहीं तक था। मैंने आपको सारा टॉपिक डिस्कस कर दिया है। अब अगले क्लास में हम और बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा, ठीक है।